वेलकम टू बिजनेस क्राफ्ट। आज का जो हमारा वीडियो है ये पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई सी भी है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं। इसमें कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, फूड इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, हैवी मशीनरी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पेट्रोलियम, पावर प्लांट, सोलर प्लांट, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो ये डिपार्टमेंट सब में होते हैं। चाहे एमएसएमई है, बिग इंडस्ट्री है, ये हो सकता है किसी में डिपार्टमेंट माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्री है, उसमें कम हो डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। कम कम होने का मतलब कि एक बंदा 2 या 3 डिपार्टमेंट देख रहा है, क्योंकि उनका वर्कलोड बहुत कम है, तो इजीली उसमें कम मैन पावर में मैनेज हो जाता है। बट अगर मीडियम इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री है, तो इससे भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी सेल पे, उनके पास कस्टमर कितने हैं, उनको हैंडल करने के लिए लोग कितने चाहिए, पावर, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना बड़ा है उसमें। तो ये डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम ओनली एक ओवरव्यू उनका डिस्कस करेंगे कि सब डिपार्टमेंट ये होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा आ गया एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, उसको हम एचओडी भी बोल देते हैं, जीएम भी बोल देते हैं। एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जीएम जनरल मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है डायरेक्टर को। इसकी भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंपनीज़ में, जैसे सारा पूरा ओवरऑल अपना डिपार्टमेंट को सारे ऑपरेशन उसके देखना, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रोग्रेस चली हुई है, टीम को मैनेज करना, अपनी पूरी टीम को बजट प्लान करना कि इस महीने या नेक्स्ट 5 मंथ या नेक्स्ट ईयर या हाफ क्वार्टरली हमारा कितना बजट रहेगा, मैन पावर का कैसा बजट रहेगा, किस सेक्शन में कितनी डिवाइड रहेगी, क्या हमारा पीक टाइम होता है, कहाँ पे हमारा एट्रिशन ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करनी है हर पर्सन की जो भी कंपनी में वर्क कर रहा है। कोई नई पॉलिसी बनाने की कंपनी को ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सब वर्क जो रहता है वो एचआर डिपार्टमेंट के एचओडी का रहता है, वो टीम के साथ मिलके करता है। इसके नीचे आ जाता है सबसे पहले एचआर मैनेजर, जो इनके साथ ये डेली एक्टिविटीज़ करता है, वीकली एंड फिर उसको मंथली अचीव करने के लिए मीटिंग्स के साथ। एचआर मैनेजर का वर्क रहता है वो डायरेक्ट एचओडी को ही असिस्ट करता है। सेकंड आ जाता है रिक्रूटर। रिक्रूटर में 1 या 2 बंदों की टीम होगी, वो डिपेंड करेगा कंपनी साइज़ पे, कंपनी में कितने पर्सन है। तो रिक्रूटर का होता है हेड काउंट। अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो उसका एग्जिट प्रोसेस पूरा करना, कोई ज्वाइन कर रहा है ऑन बोर्डिंग कराना, सेम स्किल का पर्सन उसके रिप्लेसमेंट में देखना, रेजिग्नेशन पीरियड के दौरान अपने वेंडर के साथ, प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ लिंक बनाना, ये सब वर्क रहता है रिक्रूटर का। सेकंड जो थर्ड आ जाता है पेरोल एग्जीक्यूटिव। पेरोल एग्जीक्यूटिव का भी बहुत वर्क रहता है, सारी सैलरीज, सारे कंप्लायंस, पीएफ, ईएसआईसी, बोनस, ईएल, एसएल, जो भी रहता है वो सब पेरोल एग्जीक्यूटिव का रहता है। एवरी मंथ टू एवरी मंथ सबका डिपेंडेंट करना, सैलरी कितना इंक्रीमेंट, क्या कुछ, तो ये सब वर्क ये पेरोल एग्जीक्यूटिव करता है। फाइनल आ जाता है स्किल एंड ट्रेनिंग। ये हर कंपनी में मैं कहूँ कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली तो वो फ्लोर पे वर्क कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट का पर्सन, बट उसे थ्योरेटिकली और जो मार्केट में न्यू स्किल्स आ रही है, न्यू एनहेंसमेंट होनी चाहिए उसकी स्किल्स, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, चाहे वह हर से ट्यूटर अपॉइंट करे, कुछ भी करे। थैंक यू। सेकेंड डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट भी हर इंडस्ट्री में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी सारे हमारा कस्टमर पे रीच करना या अपना सप्लायर ढूंढना, या हमने जहाँ पे सेल करनी है या किसी भी चीज़ के लिए वेंडर ढूंढना है, तो आजकल सब कुछ डाटा ऑनलाइन है और ऑनलाइन मैक्सिमम वर्क हो रहे हैं। चाहे वो रिटेल का बिजनेस है, टेक्सटाइल का किसी भी बिजनेस है, हर बिजनेस में ये आईटी डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर आ गए हैं हमारा डाटा स्टोरेज करने के लिए। बिना पीसी के या बिना उसके लैपटॉप या के वर्क करना थोड़ा मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतना सारा डाटा वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है अब, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में हुआ करता था। तो आज के टाइम में ये डिपार्टमेंट भी हर इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वेरी करता है कि आपके सब डिपार्टमेंट इसमें क्या क्या होंगे, बट जो कुछ डिपार्टमेंट है जो हम में होते हैं, सिस्टम जनरेशन हो गया, हार्डवेयर टेक्निकल सपोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलपमेंट वाली टीम हो गई, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डाटा सिक्योरिटी की टीम हो गई, कस्टमर ढूंढने के लिए एक हो गया डिपार्टमेंट, बेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, हेल्प के लिए हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो है ये आईटी सेक्टर में काम करते हैं।
हमारा आ जाता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसमें भी एक सबसे पहले एचओडी होता है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, पूरा इंडस्ट्री में, पूरा जो उसको सुपरविजन करता है। उसके अंडर सब कैटेगरीज के आते हैं। जैसे एक सुपरवाइजर होगा जो डे नाइट, या अगर मैन पावर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है तो सुपरवाइज़र की कुछ संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी में कितनी टीम होगी, फिर उन सबको ज्वाइनिंग और फायरिंग का तो स्टेटस वो ही देखते हैं, एचआर डिपार्टमेंट वाले साथ में मिलके ये देखते हैं। तो नए ज्वाइनर को ट्रेंड करना, कितना टाइम तक ट्रेंड करना, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना, तो ये उसके सिक्योरिटी गार्ड में एक ट्रेनिंग वाला पर्सन भी होता है जो उनको बताता है कि आग लगने पे क्या करना है, चोरी से बचाने के लिए क्या करना है, कहाँ कहाँ पे चेकिंग करनी है। चेक पोस्ट हम बनाते हैं कंपनी के अंदर जाने पे, बाहर आने पे, वो सब सिक्योरिटी का वर्क होता है। सिक्योरिटी खाली सल्यूट करने के लिए नहीं होती। जैसे किसी भी स्टेट में उसकी इंटरनल पुलिस होती है, उसके इंटरनल मामलों को और जनता को संभालने के लिए सेम कंपनी में भी एक सिक्योरिटी की टीम होती है जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सबको संभालने में, उनको हेल्प करने में, सबको कंपनी के एसेट्स को प्रोवाइड कराने, एसेट्स को सेफ रखने के लिए, कम डिसिप्लिन रखने के लिए इंडस्ट्री में, तो सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फोर्थ डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, किसी भी सेक्टर की हो, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन पावर इसी में होती है और सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे होता है। क्योंकि हम सेल टीम या मार्केटिंग टीम टारगेट ले लेगी, वो पूरा प्रोडक्शन टीम को करना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की है, एफएमसीजी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, सोलर, पावर प्लांट, कोई भी सेक्टर का आप इंडस्ट्री ले लो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा कंपनी की मैन पावर और कॉस्ट इसी डिपार्टमेंट पे आती है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट यहीं से ही निकलता है। बाकी डिपार्टमेंट को हम ये बोल सकते हैं सब डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस डिपार्टमेंट का एचओडी या जीएम लेवल का पर्सन जो भी होगा, उसको मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस लेती है कोई भी कंपनी अगर प्रेफर करती है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और उसमें से 5 ईयर का तो उस सेम प्रोडक्ट का एंड टू एंड, मतलब उसके स्टार्टिंग से लेके लास्ट बनने तक का, पैकिंग होने तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर का शॉप फ्लोर का, तब जाके, और 2 to 3 ईयर्स का मैनेजमेंट लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप उस इंडस्ट्री में या उस सेक्टर में आप एचओडी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। प्रोडक्ट के अलावा तो अलग अलग हो सकती है, अगर एफएमसीजी सेक्टर का है, खाने की आइटम हो सकती है, पैकिंग की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, तो उसको एक एक पार्ट का, असेंबली का, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड रिच नॉलेज होनी चाहिए उसकी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एचओडी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एवरी मंथ की प्रोडक्शन प्लान करना, वीकली प्रोडक्शन प्लान करना, डेली मीटिंग मैनेजर्स के साथ करना, क्या क्या टारगेट हमारे अचीव हो रहे हैं, कितनी मैन पावर हमें और चाहिए, कितना हमें ओवर टाइम लगाना पड़ सकता है, किस क्वालिटी का मटेरियल हमारा बन रहा है, कि हमारी टीम मैनेजमेंट कैसी काम वर्क कर रहा है, बजट में हमें कितने बजट में, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कितने बजट में बनाना है, जितना बजट हमें अलॉट हुआ है उस बजट के अंदर हमने अपना ये वर्कलोड और प्रोडक्शन उतने टाइम में कंप्लीट करना है, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, अपने को रिलेटिव और अपने सप्लायर के साथ रिलेशन कैसे रखने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है। इसके मैनेजर के जो है, जो एचओडी को रिपोर्ट करता है, असिस्टेंट मैनेजर भी होते हैं जो सेकंड नंबर पे आता है, जो वो ओवरऑल इन एक्टिविटीज़ को विद एचओडी प्लान करता है। उसके बाद आता है सीनियर इंजीनियर एंड इंजीनियर। ये पर्सन जो होते हैं, ये फुल 7 to 8 ईयर्स का टेक्निकल एंड मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस होता है और सुपरविजन का एक्सपीरियंस होता है। मान लो अगर वो कोई ऑटो पार्ट्स भी बना रहे हैं, तो सीनियर इंजीनियर को एवरी मशीन्स, एवरी मटेरियल, किस किस मटेरियल का हमें वो पार्ट बनाना है, कितना टाइम लगेगा उस पार्ट को बनाने के लिए, कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए, क्या क्या प्रोसेस का, तो सीनियर इंजीनियर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्रामर, या होते हैं कुछ कंपनी में टीम लीडर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, जो नीचे सेटर और ऑपरेटर को मैनेज करते हैं, जो मशीन चलाते हैं या मशीनों की सेटिंग करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स की,
और उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं हेल्पर, जो सामान को इधर से उधर मूव करने के लिए, रॉ मटेरियल को शॉप फ्लोर तक लाने के लिए, फिनिश गुड को स्टोर तक लेके जाने के लिए, फिनिश गुड एरिया तक लेके जाने के लिए, पैकिंग तक लेके जाने के लिए हेल्पर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है हमारा। फिफ्थ डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्वालिटी डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ वर्क करता है। ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाले जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो अपनी क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा वर्कलोड होता है कि इतने टाइम में इतना मटेरियल अपने को तैयार करना है। चेक भी करते हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट वो कई बार फिर भी मैन है तो एरर का पॉसिबिलिटी रहती है, तो एरर हो सकता है। इसलिए हर इंडस्ट्री में क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाया जाता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी सेम प्रोडक्शन की तरह होते हैं। एक एचओडी होता है जिसको अच्छा खासा 10 से 15 साल का प्रोडक्शन का एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग का पूरा अच्छा नॉलेज होता है, शॉप फ्लोर का और मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज होता है। तो वो पूरी प्लानिंग करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलके, कहाँ कहाँ पे हमने प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे चेक करना है, किस किस गेजेस हमने यूज़ करनी है, कितनी मैन पावर, कितने टाइम बाद पर्सन चेक करेगा। तो ये सब प्लानिंग क्वालिटी डिपार्टमेंट का हेड करता है। जो भी हमारा मटेरियल अब पैक होने से पहले भी उसको चेक करते हैं, रॉ मटेरियल आया उसको भी चेक करते हैं कि जो क्वालिटी हमने सप्लायर को बोली थी वो सेम सप्लायर ने सेम क्वालिटी का मटेरियल दिया है या नहीं दिया है। तो इसमें इंस्पेक्शन अलग अलग टाइप से करते हैं, और बहुत सारे क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारे टीम मेंबर होते हैं। सेम ऐसे ही एक एचओडी लेवल का पर्सन होता है जो ओवरऑल सारा मैनेज करता है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड की क्वालिटी को, और मैनेजर होता है जो उसके साथ मिलके असिस्ट करता है हर डिपार्टमेंट को। सीनियर इंजीनियर होता है जो अपने जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, जो मशीन्स पे जाके जहाँ पे मटेरियल बन रहा है उनको मैनेज करता है। उसके बाद होते हैं लाइन इंस्पेक्टर होते हैं, जो लाइन पे एक पेट्रोलिंग करते हैं बीच बीच में जाके और चेक करते हैं। उनको हर पार्ट का एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, या कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका एक दिया होता है कि इतने टाइम में 1 घंटे बाद जाके चेक करना है, 2 घंटे बाद चेक करना है, उसकी रिपोर्ट भरनी है। तो ये लाइन इंस्पेक्टर का काम होता है। इसमें भी फिर हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, कई बार सैंपल लेके लैब में जाने। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे लैब में चेक होते हैं। अलग अलग मशीन्स होती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें भी। सिक्स्थ डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री जहाँ पे मशीन्स की क्वांटिटी बिल्कुल ही कम है, 1 या 2 है या 3 ही मशीन है ओनली, तो वहाँ पे वो पूरा डिपार्टमेंट नहीं रखते, ओनली एक मैकेनिक रख के काम चला लेते हैं। बट अगर बड़ी इंडस्ट्री है थोड़ा, जहाँ पे मशीन का स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल हैं, कुछ मैकेनिकल हैं, तो उन सब इंडस्ट्री में, मीडियम लेवल की बिग इंडस्ट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस आप ये इस तरीके से समझ लो कि जैसे हम कोई भी गाड़ी या व्हीकल यूज़ करते हैं, एक टाइम के बाद, हाँ इतना चलने के बाद 2000-3000 के बाद हमें अपने जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना है, 5000 चलने के बाद हमें इसके एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज करने हैं, 10 से 15000 या 12000 चलने पे हमें टायर चेंज करने हैं। सेम चीज़ें होती हैं मशीनों के साथ, कि मशीनों का हम जो उसका जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं आवर्स में। ये मशीन इतने आवर्स चल चुकी है, इतने घंटे चल चुकी है। उसमें भी मीटर्स होते हैं, जैसे बाइक में मीटर होता है या कार में मीटर होता है जो हमें बताता है इतने टाइम तक गाड़ी चल चुकी है, इतने किलोमीटर चल चुकी है। तो ऐसे ही सेम मशीन्स में होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की मशीन्स हो, किसी भी इंडस्ट्री की हो, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है। तो वहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी ट्री होता है, उसमें एक एचओडी होता है जिसे 15 से 20 साल का अच्छा खासा उन मशीन्स का नॉलेज होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो काफ़ी इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर में भी वर्क कर सकता है, क्योंकि मशीन्स मैक्सिमम सेम टाइप की होती हैं। कुछ इंडस्ट्री में थोड़ा अलग भी होती हैं, पर फिर भी वो 2 से 3 सेक्टर में, जैसे ऑटोमोबाइल वाला किसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्री में भी वर्क कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रेस यूज़ होंगी, सीएनसी बीएमसी मशीन्स यूज़ होंगी। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला पर्सन कर सकता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल पर्सन है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, तो वो सब जगह सेम होगा, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकता है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी ऐसे ही होता है, एचओडी होता है जिसको
काफ़ी सारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीन्स का अच्छा खासा 10 से 15 साल का नॉलेज होता है, कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसमें, जैसे गाड़ी की इंजन की नॉलेज होती है, ऐसे मशीन्स की नॉलेज होती है। कब मशीन का कितने आवर्स चलने के बाद उसका मेंटेनेंस करना है, पहले ही ब्रेकडाउन आने से पहले, मशीन ख़राब होने से पहले उसके कौन कौन से पार्ट रिपेयर कर देने हैं ताकि हमें प्रोडक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, कब उसका मोटर चेंज करनी है, कब उसका ऑयल चेंज करना है, अगर कोई ब्रेकडाउन फिर भी आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी मशीन का, तो वो कितना जल्दी ठीक करनी है। कहीं पे कंपनी में कोई किसी टाइप की दुर्घटना हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो गया, तो वो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला एक ब्रेकडाउन का स्लिप बना के देगा, मेरा यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है, मशीन ख़राब हो गया है या इलेक्ट्रिकल कुछ फॉल्ट हो गया है, तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का पूरा ये टीम हैंडल करती है। एचओडी इसका रिस्पॉन्सिबल रहता है, एक मैनेजर रहता है, एक मैकेनिकल, अगर ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो 2 मैनेजर रख लेंगे, एक इलेक्ट्रिकल के लिए एक मैकेनिकल के लिए। सेम उनके पास सीनियर इंजीनियर होगा जो उनके साथ मिलके वो उस प्लेस पे जाएंगे, रिपेयर करेंगे उसको, और उसके साथ में जाएंगे 2 से 3 हेल्पर और इंजीनियर्स जो उसको ठीक करेंगे। फिर वो उसको रिपोर्ट भर के देंगे, इतना टाइम हमें ठीक करने को लगा, क्यों प्रॉब्लम आई। फिर वो उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है तो वो उसके ऊपर मशीन पार्ट चेंज करना है, इसके बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे विद एचओडी, एंड एचओडी फिर डायरेक्टर से डिस्कस करेगा, क्योंकि हर मशीन का, हर इंजन का एक लाइफ होता है। जैसे किसी भी गाड़ी का इंजन है, मारुति का 2 से 3 लाख के बाद उसके बाद वो इंजन चलने लायक नहीं रहेगा, तो ऐसे ही सेम मशीन्स का लाइफ होता है, वो हम आवर्स में कैलकुलेट करते हैं, कितने आवर्स चलने के बाद मशीन फिर यूज़ के लायक नहीं रहेगी, वो स्क्रैप हो जाएगी। तो ये सब कुछ लुक आफ्टर करता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। 7th डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है R&D एंड NPD डिपार्टमेंट। ये एक ही डिपार्टमेंट होता है बट ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। R&D का होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, NPD का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट साइकिल की आप कितने सारे प्रोडक्ट हम सब यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर 4-5 साल में ट्रेंड बदल जाता है। हम आज से 10 साल पहले बहुत सिंपल फ़ोन यूज़ किया करते थे, गाड़ियाँ किसी और लेवल की थी, उनमें फ़ीचर्स कितने कम हुआ करते थे। तो ये कैसे हो जाता है, ये हमें हर साल नए नए प्रोडक्ट, नई नई चीज़ें कैसे मिलती हैं, इसके लिए वो इंडस्ट्री ये डिपार्टमेंट रखती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और चीज़ें हमारे लिए स्मूथ और ईजी वे में हमें कैसे अपने कस्टमर को वो दे सकें। जैसे कोई भी फ़ोन बनाने वाली है, पहले वो कीपैड वाला फ़ोन बनाते थे, उससे पहले वो सिंपल डायल वाला फ़ोन होता था, टावर बने, फिर ये इसका 4G टेक्नोलॉजी आई है, 5G पे भी वर्क हो रहा है, और फ़ोन कितने और थिन होते जा रहे हैं, इतने सारे फीचर्स इनमें बढ़ते जा रहे हैं। सेम गाड़ियों में हो रहा है, पहले कितनी सिंपल आती थी, कितना हार्ड होता था, उनमें स्टीयरिंग कितना हार्ड होता था, पावर स्टीयरिंग, पावर कैमराज कितने आ गए, कितने सारे फीचर्स। तो ये सब R&D डिपार्टमेंट का वर्क होता है कि नई मशीन्स या नई उसमें क्या क्या चेंज किए जाएँ अपने एक प्रोडक्ट में, चाहे वो ऑटोमोबाइल का है, फार्मास्यूटिकल्स का है, मेडिसिन्स को और कितने अच्छे वे में और नई बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए किस टाइप की मेडिसिन बनाई जाए। फूड इंडस्ट्री में आप देख लो, पहले के फूड इंडस्ट्री में वैसे थोड़े चेंजेस आते हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट सेम है, वो सेम है, बट फिर भी नई नई डिशेज़ की खोज होती है और नए नए तरीके से लोग ट्राई करते हैं। फूड ब्लॉगर कितने हो गए, नए नए आइटम्स दिखाते हैं, तो वो हर टाइप का R&D हर इंडस्ट्री में चलता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है विद टाइम। इसमें भी एक सेम टीम होती है, एक जनरल मैनेजर होता है इस डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट करता है डायरेक्टर को, हमने अब ये डेवलप कर दिया, हमने अब ये हमें टास्क मिला हुआ है, इस कंपनी ने हमें इतना का टारगेट दिया हुआ है, 3 प्रोडक्ट हमने ये डेवलप करने हैं, तो वो उस पर टीम काम करती है। सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, डिज़ाइन इंजीनियर, ऑपरेटर्स, टूल एंड जो उसमें यूज़ होने हैं उस पार्ट को बनाने के लिए हेल्पर, तो ये सेम टीम उस पर वर्क करती है। हर एक का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये पूरी टीम का जो GM होता है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8th डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो MSME है, बिग इंडस्ट्री है, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही आपको, बैलेंस शीट से ही आपको किसी भी कंपनी की हेल्थ पता चलेगी। वो कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, क्या कर रही है, कितने खर्चे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स पे कर रही है, क्या क्या उसकी एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। MSME में हो सकता है कि वो 1 या 2 पर्सन से काम चला रखते हैं क्योंकि छोटी इंडस्ट्री होती है, बिलिंग कम होती है,
उनमें ओनली वो एक मैनेजर रख लेते हैं, अकाउंट मैनेजर या कोई अकाउंट का पर्सन, बाकी अपना आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे बाहर से सीए हायर करके या अदर पेरोल के लिए पर्सन को हायर करके उनसे कराते हैं। बट जो भी मीडियम बिग इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, सेल्स बहुत ज़्यादा है, उनमें एक प्रॉपर टीम होती है, सीए होता है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सारे कंप्लायंस कंपनी के, क्योंकि हर कंपनी के हर 3-4 महीने में हर महीने जीएसटी का अनदर कंप्लायंस आते रहते हैं, ऑडिट का, तो ये सब काफ़ी सारे होते हैं सीए के वर्क, वो सब कुछ मैनेज करता है। मैनेजर होता है उसके साथ में जो पूरे कंप्लायंस को देखता है। पेरोल का एक बंदा होता है जो कंपनी की सैलरी कितनी है, कितने पर्सन है, कितना छोड़ के गए, उनका सब कुछ पीएफ ईएसआई ये सब कुछ। टैक्सेशन वाला बंदा होता है जो हर मंथ टैक्स जो पे करने हैं वो सीए के साथ मिलके वो टैक्स जितने भी है कंपनी पे कर रहे हैं वो करना है। फाइनेंशियल ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाला बंदा होता है जो कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज़ को चेक करता है, कंपनी की भाई लाइबिलिटीज़ खर्चे कितने हैं और कंपनी के पास इनकम कितनी है, एसेट कितनी है, अगर एक्सेस कैश फ्लो है तो वो कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। एक ट्रेनिंग मैनेजर भी होता है जो क्योंकि नई नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट काफ़ी ला रही है 2014 के बाद से, और न्यू लॉज जो बन रहे हैं उसकी टाइम टू टाइम अपडेट देना हर पर्सन को, टैक्स में क्या चेंज आया है, क्या कुछ हो रहा है, अभी क्या नई स्कीम आ रही है। फिर एक पर्सन होता है जो इंटरनल ऑडिट भी करता है इन सब की, कहीं कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, कैश फ्लो हमारा ठीक चल रहा है, कंपनी कैसी चल रही है। तो हर महीने एक बैलेंस शीट में जो अपडेट होती है वो तैयार होती है, उसको चेक करते हैं एवरी मंथ। सीए डायरेक्टर के साथ मिलता है कि अपने कंपनी ने इतना सेल किया, इतना हमारा टोटल कॉस्ट आई, इतनी हमारी टोटल हमने टैक्स भरा, इतना हमारा टोटल प्रॉफिट रहा। तो ये सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता है, और इसी को ही लेके डायरेक्टर बहुत 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 सीरियस रहता है, क्योंकि इसी से ही किसी भी कंपनी का फ्यूचर पता चलता है। 9th डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है, चाहे वो फार्मा है, टेक्सटाइल है, फूड है, एफएमसीजी है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, पेट्रोलियम है, सोलर प्लांट है, पावर प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, जितना ऑर्डर उसको हर महीने का आएगा, उसको अदर गुड्स भी खरीदना पड़ेगा, उसको पैकिंग मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, उसको अदर डिपार्टमेंट के लिए जो भी चाहिए सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ेगा, हार्डवेयर भी खरीदना पड़ेगा। हर जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके एचओडी के साथ मिलके उसकी नीड को समझ के वो उसको परचेज करना पड़ेगा और वो उसको कराना पड़ेगा ऑन टाइम वो भी। तो ये सब जो वर्क करता है ये एक इसके पूरी परचेज डिपार्टमेंट की टीम एचओडी के अंडर जिसके वर्क करती है। सेम सेक्टर का ज़्यादातर कंपनीज प्रेफर करती हैं विद 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस एचओडी लेवल पे ऑन। 20% प्लस का भी रहता है कहीं कंपनियों में, बिकॉज क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लिंक चाहिए होते हैं, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाओगे वहाँ के लिए परचेजिंग करोगे, आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ मिलता है। अगर आप किसी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आप किसी मेज स्टार्च बनाने वाली कंपनी में चले जाना चाहिए थे, तो आपको पता होगा कि भुट्टा ये जो मेज है कौन स्टार्च बनाती है या कोई भी फूड प्रोडक्ट बनाती है, वो कहाँ की मंडी में मिलता है, किस टाइम पे किस सीज़न पे रेट कम रहता है, हम कहाँ कैसे कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, कहाँ से हमें सप्लाई टाइम पे हो सकती है, क्या इसका पीक सीज़न रहता है। तो इस टाइप है, इसीलिए वो सेम इंडस्ट्री वाला पर्सन ही प्रेफर करते हैं, सेम सेक्टर वाला। इसमें एक पूरी टीम होती है, एक सोर्सिंग का पर्सन होता है जो परचेज डिपार्टमेंट के साथ वर्क करता है, क्या क्या मटेरियल अपने को करना है। वेंडर मैनेजमेंट होता है, हम अपने सप्लायर बनाते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं टाइम टू टाइम। हम परचेज की प्लानिंग करते हैं, हम उनकी हर एक डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ मिलकर क्या क्या उनकी नीड है, कितना प्रोडक्शन बनाना है, रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, इन्वेंट्री अभी मैनेजमेंट के लिए चाहिए होता है, इन्वेंट्री में कितना अभी पड़ा है। हम उनका सप्लायर का अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उनके साथ उनकी क्वालिटी का चेक करते हैं, उनके साथ अपनी टर्म एंड कंडीशन शेयर करते हैं कि हमें इस क्वालिटी के बिलो अगर आप मटेरियल देते हैं तो हम आपका रिजेक्ट लोट भी कर सकते हैं। तो ये सब एक इस तरीके की हम उनको प्रपोजल भी देते हैं जिनको हम अपना सप्लायर बनाते हैं, हमको अपने सर्विस के रिगार्डिंग, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट जाएगा वो हमारी कंपनी से जाएगा, हमारे नाम से जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है परचेज डिपार्टमेंट। 10th डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है स्टोर। कई कंपनियों में ये डिपार्टमेंट परचेज वाले ही हैंडल करते हैं, बट अगर प्लांट बहुत बड़ा है, बिग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं, अलग से टीम बना देते हैं, एक
स्टोर को। उसमें क्या है, हमारा रॉ मटेरियल भी वो मैनेज करते हैं, हमारा फिनिश गुड जो तैयार माल है जो बेचने के लिए मार्केट में रेडी है उसको भी वो स्टोर वाले हैंडल करते हैं। अलग अलग इसके लिए हमने वेयर हाउस बनाए होते हैं, अपने स्टोर बनाए होते हैं। एंड अदर थर्ड आइटम्स भी होती हैं जो वो मैनेज करते हैं। इसमें एक स्टोर मैनेजर हो जाएगा, बाकी इसके साथ एक हम एसोसिएट्स डाल देते हैं जो इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे विद बिल, कि हमने कहाँ कहाँ पे माल जो पहले जाना है वो आगे लगाना है, जो आइटम बाद में जानी है वो पीछे लगानी है। वो पूरा ही एक हम लेआउट उससे बना होता है, उसके बिहाव पे हम ये चेक करते हैं, ये डिपार्टमेंट वर्क करता है। 11th डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है टूल रूम डिपार्टमेंट। टूल रूम डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे बिग इंडस्ट्री एंड मीडियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो भी टेक्निकल वर्क करती हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट बना रही हैं, ये टेक्सटाइल का वर्क कर रही हैं, ऑटोमोबाइल वर्क कर रही हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बना रही हैं, हैवी इंजीनियरिंग या डिज़ाइनिंग का कुछ वर्क कर रही हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी बदलती है तो अपना इन हाउस उनको काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। फिक्चर मशीन का डिज़ाइन, कुछ मशीन भी डिज़ाइन करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है स्पेशल पर्पज़ के लिए अपनी एक कोई नई मशीन। तो ये सारा वर्क जो भी है, जो कंपनी को लगता है कि हमें कुछ इस काम को ईजी करने के लिए यहाँ पे मैन पावर में प्रॉब्लम आ रही है, एक नई मशीन डिज़ाइन कर देनी चाहिए, नई मशीन बना देनी चाहिए, कुछ ऐसा टूल बना देना चाहिए, कुछ ऐसा फिक्चर बना देना चाहिए। तो इन सब के लिए हमारी एक पूरी एक इंजीनियरिंग की टीम रहती है जो R&D के साथ वर्क करती है, वो टूल रूम डिपार्टमेंट। कई कंपनियों में तो R&D या NPD के साथ होता है, कईयों में अलग से भी इसको बनाते हैं जो ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें भी एक प्रॉपर टीम काम करती है जो उनके हेल्प के साथ काम करती है R&D डिपार्टमेंट के साथ। इसमें भी एक टूल रूम मैनेजर होता है जो पूरे उसको मैनेज करता है, डिज़ाइन इंजीनियर होता है, फिक्चर या टूल का डिज़ाइन कैसा रखना है, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, स्पोर्ट इंजीनियर होते हैं, कहाँ पे क्या क्या हेल्प रख लगेगी अपनी। तो वो सब पूरी टीम इसमें काम करती है। उनके अंडर एसोसिएट्स होते हैं जो मटेरियल को इधर उधर लाते हैं यूज़फुल करने के लिए, क्या क्या चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमें नई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, ट्रायल करते हैं, फिर कुछ चेंज करना है, कुछ बनाना है, कुछ तो इसलिए इस डिपार्टमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। 12th और लास्ट डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कई कंपनियों में अलग अलग भी होते हैं, बट ये कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। हम इनको एक ही मान के चलेंगे क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जो कंपनी में पैसे लाके देता है, बाकी सब डिपार्टमेंट पे हमें खर्चा करना पड़ता है। सेल्स होगी तो प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी, कंपनी में पैसा आएगा। तो ये चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए टीम इसमें छोटी बड़ी हो सकती है, बट आपको मिनिमम 2 या 3% तो, अगर आपका 1 करोड़ 2 करोड़ या प्रोडक्ट का या कुछ भी ऐसा है तो आपको इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि एक डायरेक्टर होगा या HOD होगा उस टीम का। जैसा हम देख सकते हैं जो मार्केटिंग का भी सोचेगा कि हमारा कस्टमर कौन है, हम किसको बेच रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं तो मार्केटिंग अलग तरीके से, कंज्यूमर को एक जो डायरेक्ट नॉर्मल बायर है पब्लिक को हम बेच रहे हैं तो उसके लिए कैसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में ऑलरेडी तो नहीं है, उसके लिए एक रिसर्च के लिए एक अलग से पर्सन हमारा रहता है, प्राइसिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक अलग से रहता है कि टाइम टू टाइम हमें प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाने हैं, प्राइसिंग में क्या चेंजेस लाने हैं, पैकिंग में क्या चेंजेस लाने हैं, इसके लिए एक अलग से पर्सन रहता है। एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, सेल कैसे करनी है, चैनल पार्टनर बनाने हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, होलसेलर बनाने हैं, लीड कैसे आएगी हमारे पास नए नए, अगर हमारा कंपनी टू कंपनी सेल करने का है तो हमें कंपनीज के साथ कांटेक्ट करना है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बाद में सर्विस भी देनी है तो ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया 1 साल की वारंटी दी तो हमारी सर्विस कैसी है, हमारा चैनल मैनेजमेंट के साथ सिस्टम कैसा है, सेल का पर्सन हमारा छोड़ने के बाद कोई नया ज्वाइन करता है तो उसको हम ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं, मार्केट एनालिसिस कैसा है। तो ये सब पूरे पर्सन इस सेल्स HOD के अंडर वर्क करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।